नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, चाहे आप HAS के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी जहाँ पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल फॉर हिमाचल प्रदेश which was constituted on September 30, 1948। तो बोलते हैं 30 सितंबर 1948 को गठित हिमाचल प्रदेश की जो सलाहकारी समिति थी उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो की गई थी 30 सितंबर 1948 को, पहले ये बात ध्यान रखें। अब दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो है वो अलग अलग मेंबर जो था वो हुआ करते थे। अलग अलग मेंबर जो हुआ करते थे, टोटल 6 मेंबर इसमें हुआ करते थे। इनमें से जो है वो सत्यादेव भूसैरी जो है उसके मेंबर नहीं हुआ करते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो मेंबर हुआ करते थे वो कौन कौन हुआ करते थे? वो हुआ करते थे, एक तो यहाँ पर स्वामी पूर्णानंद दिया गया है, मेहता अवतार चंद दिया गया है, लीला देवी दिया गया है, 3 ये लोग हुआ करते थे। चौथे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हुआ करते थे। 5वें जो है वो श्री पदमदेव हुआ करते थे और छठे जो है वो शिवचंद दास थे, एक वो हुआ करते थे। तो ये लोग जो था वो हुआ करते थे। 6 टोटल मेंबर इसमें जो था वो हुआ करते थे। ये क्वेश्चन पहले HAS में भी पूछा गया है। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे HAS बेस्ड क्वेश्चन है, HAS के प्रीवियस क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और अभी कल जो है वो आपका HAS का एग्जाम भी होगा। तो HAS के एग्जाम में अगर लिंक कर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हेल्प वहां पर मिल सके, इसलिए हम इन क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो HAS पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बाकी एग्जाम्स में तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे ही करेंगे। हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश एडवाइजरी काउंसिल की। इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, 6 इसमें अलग अलग मेंबर हुआ करते थे, परंतु इन मेंबर्स को ऐसा लगा कि काउंसिल जो है वो इनकी बातों को नहीं मान रही, इनको इग्नोर जो है वो कर रही है। तो इन्होंने जो है वो बहुत जल्दी ही जो है वो यहाँ से रिजाइन भी कर दिया था। जब ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उन दिनों की ये बात है 1948 की, तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश का जो सेक्रेटरेट हुआ करता था उसको हिमाचल धाम जो था वो बोला जाता था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पहले हिमाचल सेक्रेटरेट को क्या किस तरह से बोलते थे? तो हिमाचल धाम जो था वो उस टाइम बोलते थे। ठीक है, इतना हम यहाँ से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक रूप से जो है 2024-25 जो है मेंशन कर दिया है कि 2024-25 में जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है GSBA में। HAS में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस टाइम का डाटा पूछा गया था। हम इस टाइम का डाटा डिस्कस करते हैं, जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास है 2024-25 का। 2024-25 में ये 14.70% जो है वो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल GSBA में। ये एक बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि एग्रीकल्चर और उससे अलाइड सेक्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल वर्क फोर्स है उसमें जो है वो 53.95% डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। और हिमाचल प्रदेश का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 50.67 लाख हेक्टेयर। और इसमें से जो है वो आपने ध्यान रखना है जो ऑपरेशनल होल्डिंग है वो कितना है। ऑपरेशनल होल्डिंग जो है 9.44 लाख हेक्टेयर है। और ये कितने किसानों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो ऑपरेट ये किया जाता है 9.97 लाख फार्मर्स के द्वारा। और एवरेज लैंड होल्डिंग हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो एवरेज लैंड होल्डिंग हिमाचल प्रदेश में जो है 0.95 हेक्टेयर जो है वो है। 0.95 हेक्टेयर हिमाचल प्रदेश में एवरेज जो है वो यहाँ पर लैंड होल्डिंग है। ठीक है जी, एक ये बात आपको पता चली। अब हिमाचल प्रदेश में ना किसानों को भी अलग अलग श्रेणियों में जो है वो बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं किसानों की? मार्जिनल किसान एक होते हैं, एक स्मॉल होते हैं, एक सेमी मीडियम होते हैं, एक मीडियम होते हैं और एक जो है वो लार्ज फार्मर जो है वो होते हैं। मार्जिनल फार्मर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मार्जिनल फार्मर है ना, इनके पास जो है वो कितनी परसेंटेज लैंड होल्डिंग है? तो इनके पास जो है वो टोटल 71.45% जो है वो लैंड होल्डिंग है। स्मॉल फार्मर्स के पास जो है वो 17.40% लैंड होल्डिंग है। और सेमी मीडियम किसानों के पास जो है वो 8.25% लैंड होल्डिंग है। और मीडियम किसानों के पास जो है वो 2.60% लैंड होल्डिंग है। और लार्ज फार्मर्स के पास जो है वो 0.30 इतनी परसेंट जो है वो लैंड होल्डिंग है। तो एक ये भी डाटा आपने अलग से ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये 2 डाटे हो गए परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग जो किसानों की अलग अलग है
और दूसरा हमारे पास एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले में बोलते हैं स्टेटमेंट 1 में कि सिंकुला टनल इज एट द एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,855 फीट, कि सिंकुला टनल जो है वो 15,855 फीट एल्टीट्यूड पर स्थित है। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं द लेंथ ऑफ अटल टनल इज अबाउट 6.02 किलोमीटर। तो देखो अटल टनल का तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि इसकी जो लेंथ है वो 9.02 किलोमीटर है। तो दूसरी स्टेटमेंट तो हमारे पास गलत हो गई, दूसरी स्टेटमेंट देखते ही गलत कर देंगे। अब बचता है सिंकुला टनल का क्वेश्चन कि जो सिंकुला टनल है ना, सिंकुला टनल का आपने ध्यान रखना है कि कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। तो ये 15,855 फीट एल्टीट्यूड पर ही स्थित है। पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दिया गया है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्यों करेक्ट है वो आपको पता चल गया, स्टेटमेंट 2 आपके पास क्यों इनकरेक्ट है वो भी आपको पता चल गया। अभी जो सिंकुला टनल है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये किस किस को जो है वो कनेक्ट करेगी आपस में। तो ये हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली को जो है वो लद्दाख की झांसकर वैली से जो है वो कनेक्ट जो है वो करेगी। दारचा पदम नीमू रोड जो आता है इसको झांसकर रीजन से जो है ये कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करवाएगी। अटल टनल वैसे ही हम देखते हैं, अटल टनल के बारे में हम पढ़ते हैं कि 9.02 किलोमीटर जो है ये टनल है। परंतु अटल टनल ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि अटल टनल कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो बनी हुई है। तो अटल टनल जो है वो लगभग 10,171 फीट 171 फीट पर जो है इतने एल्टीट्यूड पर जो है ये बनी हुई है। और इसकी लेंथ तो आपको पता चल ही गई कि ये कितने मीटर लंबी जो है वो आती है, कितने किलोमीटर लंबी जो है वो आती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग ईयर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन हिमाचल प्रदेश इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बोलते हैं कि नीचे दिए गए वर्षों में आपको हिमाचल प्रदेश में जो विदेशी पर्यटक घूमने आए उनको अवरोही क्रम में जो है वो लिखना है। तो ये हम यहाँ पर जो है वो कुछ ईयर जो है वो दिए गए हैं। अब आपको जो है वो बताना है कि किस ईयर जो है वो कितने फॉरेन टूरिस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए। ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट की यहाँ पर बात की गई है कि कितने फॉरेन टूरिस्ट हिमाचल में आए। 2021 ईयर दिया गया है, 22-23 और दिसंबर 2024 तक का डाटा दिया गया है। 2021 में अगर हम बात करते हैं फॉरेन टूरिस्ट की तो वो हिमाचल प्रदेश में कितने आए, वो 0.05 लाख जो है वो आए। 2022 में अगर हम बात करते हैं तो वो 0.29 लाख जो है वो आए। 2023 में अगर हम बात करते हैं तो वो 0.63 लाख जो है वो आए। 2024 में अगर हम देखते हैं तो वो 0.83 लाख जो है वो आए, 0.83 लाख आए। इसको अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है तो सबसे पहले आएगा चौथा, उसके बाद आएगा तीसरा, उसके बाद आएगा दूसरा, उसके बाद आएगा पहला। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला जो है वो आपको इस तरह से ये जो है वो मैच करना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो ये तो यहाँ पर पूछा गया है फॉरेन टूरिस्ट के बारे में, अगर पूछ लिया गया होता टोटल टूरिस्ट के बारे में, टोटल जो ओवरऑल टूरिस्ट आए, चाहे वो फॉरेनर हैं चाहे वो इंडियन है, वो कितने कितने आए। 2021 में जो है ये आए 56.37 लाख। कोविड का इम्पैक्ट इस टाइम था तब थोड़े कम यहाँ पर आए। 2021 के बाद 2022 में जो है वो हमें 150.99 लाख टूरिस्ट यहाँ पर देखने को मिले। 2023 में हमें जो है वो 160.05 लाख टूरिस्ट देखने को मिले। 2024 उसके बाद आया, दिसंबर 2024 तक 181.24 लाख टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। तो ये हो गया हमारे पास ओवरऑल टूरिस्ट। अच्छा चलो इंडियन टूरिस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो इंडियन टूरिस्ट की अगर हम बात करते हैं कि कितने इंडियन टूरिस्ट आए 2021 में, 2021 में जो है वो 56.32 लाख टूरिस्ट जो था वो इंडियन थे। और 2022 में जो था वो कितने थे, 2022 में जो था वो 150.70 इतने लाख टूरिस्ट जो था वो इंडियन थे। और 2023 में 159.42 लाख जो था वो इंडियन टूरिस्ट थे। और 2024 दिसंबर 2024 तक 180.41 लाख टूरिस्ट जो था वो इंडियन थे। क्या ये डाटा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला क्वेश्चन, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एचएस में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। अब एचएस में अगला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, या फिर मैच करने को दे सकते हैं, या फिर अरेंज करने को दे सकते हैं। कुछ भी कर दें क्वेश्चन, आपका गलत नहीं होना चाहिए। हमने लेटेस्ट आंकड़े पढ़ लिए हैं और लेटेस्ट आंकड़े लास्ट के 4 सालों के हमने पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं रह जाती।
यहाँ पर एक आंकड़ा बच गया रिवाइज करने को, वो ये है कि टोटल टूरिस्ट हिमाचल में कितने आए। देखो टोटल टूरिस्ट की बात करते हैं तो वो आए 181.24 लाख टूरिस्ट, ये टोटल टूरिस्ट थे हिमाचल में आने वाले। इसमें से जो इंडियन टूरिस्ट थे वो कितने थे, इंडियन टूरिस्ट थे 180.41 लाख, और जो फॉरेनर थे वो कितने थे, फॉरेन से जो टूरिस्ट आए थे वो थे 0.83 लाख। तो ये भी ध्यान रखें आपकी टोटल इंडियन टूरिस्ट कितने आए, टोटल फॉरेनर कितने आए, और ये दिसंबर 2024 तक का लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो हमने जान लिया। दिसंबर 2024 तक का लेटेस्ट आंकड़ा हमने जान लिया। किसी भी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एचपीआरसी के जेबीटी या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए अगर आप तैयारी एचपीआरसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आपको अपनी कमियों का पता चले, उनके ऊपर आप टाइमली काम कर सकें और रिवाइज भी अच्छे से कर सकें, तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। इसका लिंक स्लॉट 3 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन करेंगे तो टाइमली रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा। एक बार रिवीजन से काम नहीं चलेगा क्योंकि सारी चीज़ें याद नहीं रह पाएंगी, 2-3 बार अच्छे से रिवीजन आपका होना चाहिए टेस्ट सीरीज का भी। तो इंश्योर करें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप टाइमली जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं कंसीडर द गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है कि चंबा हैड इट्स ओन करेंसी सिंस एंशियंट टाइम, दिस वाज कॉल्ड चकली, कि चंबा की अपनी करेंसी थी प्राचीन काल से ही और इसको चकली जो था वो कहते थे। दूसरे में बोलते हैं कि राजा ललित वर्मन ऑफ चंबा हैड बिल्ड 2 टेम्पल्स नेम्ड चंद्रगुप्ता एंड कामेश्वरा इन चंबा, कि राजा ललित वर्मन चंबा के एक राजा हुआ करते थे, इनके द्वारा 2 मंदिर यहाँ पर बनवाए गए थे, एक कामेश्वर था एक मंदिर और दूसरे का नाम जो था वो चंद्रगुप्त था। अब देखो हम दोनों ही स्टेटमेंट्स को अगर एनालाइज करें तो चंबा में चकली कॉइन हुआ करता था, जो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी गई है। चंबा का जो कॉइन हुआ करता था उसको चकली ही बोलते थे। ये राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल के दौरान स्टार्ट हुआ था। राजा साहिल वर्मन वही राजा थे चंबा के जिनके द्वारा चंबा शहर की स्थापना की गई थी। लगभग 920 ईस्वी के आसपास चंबा शहर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। चंबा को अपनी राजधानी भी इनके द्वारा बनवाया गया था और ये चंबा के वही राजा हैं जिनके द्वारा चंबा में ये चंद्रगुप्त मंदिर भी बनवाया गया और कामेश्वर मंदिर भी जो था वो इनके द्वारा बनाया गया था। दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई कि ललित वर्मन ने ये नहीं बनवाए थे, ये साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाए गए थे। साहिल वर्मन ने ये बनवाए थे और कब बनवाए थे वो भी आपको पता चल गया। अब देखो साहिल वर्मन के बारे में एक और बात ध्यान रखें कि लक्ष्मी नारायण मंदिर भी इनके द्वारा बनवाया गया था। चंबा में जो सूही मेला हर साल मनाया जाता है, ये सूही मेला भी इनके द्वारा ही जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। ठीक है, तो चंबा के साहिल वर्मन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। चंबा के जो ललित वर्मन राजा थे उनके बारे में भी थोड़ी सी बात जान लेते हैं। देखो ललित वर्मन चंबा के राजा थे, इनके कार्यकाल के 2 शिलालेख जो है देखने को मिलते हैं। एक डिबरी कोठी में देखने को मिलता है और एक सेचू नाला में जो है वो देखने को मिलता है। तो ललित वर्मन के कार्यकाल के दौरान ये हमें इनके कार्यकाल के शिलालेख देखने को मिलते हैं और तीसा और पांगी के क्षेत्रों में भी इन्होंने जो है वो अपने कार्यालय जो है वो बनाए थे। तो यहाँ से एक बात इंश्योर होती है कि तीसा और पांगी के क्षेत्र जो है वो इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो चंबा रियासत के भाग जो था वो हुआ करते थे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर बोलते हैं कि ऊपर लिखित कथनों के आधार पर आपको सही विकल्प चुनना है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोलते हैं हु वॉज फाउंडर ऑफ बलसन ठकराई। तो बोलते हैं कि जो बलसन ठकराई थी इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। देखो बलसन ठकराई की अगर हम बात करते हैं कि इस ठकराइन की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, तो राजा अलग सिंह हुआ करते थे, एक अलग सिंह के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अलग सिंह के द्वारा जो है वो बलसन की स्थापना की गई थी। अगर हम रियासतों के बारे में ही बात कर रहे हैं तो रियासतों के बारे में पहले तो हम बलसन रियासत के बारे में ही जो है वो थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। जो बलसन रियासत थी इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में की गई थी और अलग सिंह के द्वारा की गई थी। ये रियासत 1805 से पहले सिरमौर रियासत की जागीर जो था वो हुआ करती थी। जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था 1805 में तो ये रियासत जो था वो कुमारसेन की जागीर हुआ करती थी और इस पर जो था वो जोगराज जो था वो उस टाइम राजा राज करते थे। बाद में चलकर 1857 का जब विद्रोह हुआ तो बलसन रियासत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का साथ जो था वो दिया था और अपने यहाँ पर जो है उस टाइम के जो यूरोपीय यात्री थे जिनको कहीं पर भी शरण नहीं मिल रही थी, तो बलसन रियासत ने उन यूरोपीय
नागरिकों को भी जो है वो यहाँ पर शरण दी थी। बलसन के शासक हुआ करते थे जोगराज। इनको जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो इन्होंने सहयोग किया था उसको ध्यान में रखते हुए 1858 में इनको जो है वो राणा का खिताब दिया गया था और खिल्लत भी जो था वो प्रदान की गई थी। ठीक है जी। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो बलसन रियासत जो है वो ठियोग तहसील का हिस्सा जो है वो आती है। और बलसन रियासत के जो अंतिम राणा हुआ करते थे वो राणा रण बहादुर सिंह जो था वो हुआ करते थे। और बलसन रियासत के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। ये किताब जो है वो राणा रण बहादुर सिंह के द्वारा ही लिखी गई है, जो बलसन के अंतिम राणा जो था वो हुआ करते थे। तो बलसन के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए। अच्छा, बलसन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यहाँ पर मूलचंद भी जो है वो ऑप्शन में दिया गया। मूलचंद के द्वारा कौन सी रियासत की स्थापना की गई? तो एक सरी ठकुराई हुआ करती थी। सरी ठकुराई की स्थापना जो था वो इनके द्वारा की गई थी। और इस सरी ठकुराई के अंतिम शासक पूर्ण सिंह जो था वो हुआ करते थे। ये पता चला यहाँ से आपको। यहाँ पर हरिचंद का नाम भी दिया गया है। हरिचंद के द्वारा जो था वो गुलेर रियासत की स्थापना की गई थी। गुलेर कांगड़ा का ही एक भाग हुआ करता था। 1405 में यहाँ पर जो है वो हरिचंद एक राजा हुए, कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। इनके द्वारा गुलेर की स्थापना की गई थी। और भूपचंद इस रियासत के अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। अब आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जुब्बल रियासत एक हुआ करती थी। जुब्बल रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? जुब्बल रियासत की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। आगे बोलते हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब नीचे दो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई हैं। बोलते हैं पत्सरी रिवर इज ए स्मॉल ट्राइब्यूटरी ऑफ टॉन्स रिवर। देखो, जब ये एचएस में क्वेश्चन पूछा गया था उससे पहले भी मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया है कि पत्सरी बोलते हैं यहाँ पर टॉन्स की सहायक नदी होती थी। तो मैंने आपको अच्छे से बताया है कि पत्सरी जो है वो पब्बर की सहायक नदी हुआ करती थी, ना कि टॉन्स की। तो पहली स्टेटमेंट तो आपने देखते ही गलत कर दी होगी, ये पब्बर की सहायक नदी हुआ करती थी। दूसरे में बोलते हैं पत्सरी रिवर ओरिजिनेट नियर खड़ा पत्थर इन शिमला। की पत्सरी जो है वो खड़ा पत्थर शिमला के नज़दीक से जो है वो निकलती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि खड़ा पत्थर किस में? पी डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही इसका ओरिजिन होता है। अब पत्सरी की बात हम कर रहे हैं तो पत्सरी पब्बर की सहायक नदी होती है। और पब्बर आगे चलकर जो है वो टॉन्स में जाकर मिलती है। तो पब्बर किसकी सहायक नदी है? पब्बर टॉन्स की सहायक नदी है। और पब्बर जो है वो कहाँ से निकलती है? तो पब्बर का ध्यान रखना है आपने कि शिमला में चंद्रनाहन लेक जो है, चंद्रनाहन से जो है ये निकलती है। और टॉन्स नदी का अभी आपको पता होना चाहिए कि टॉन्स आगे चलकर यमुना में जो है वो एग्जैक्टली मिलती है। ये यमुना में जाकर जो है वो टॉन्स मिल जाती है। और टॉन्स नदी जो है वो यमुना को कालसी नामक स्थान पर देहरादून वैली में जो है वो ज्वाइन करती है। ये देहरादून में कालसी नामक स्थान पर जो है ज्वाइन करती है यमुना को। और यमुना नदी हिमाचल की सबसे छोटी नदी जो है वो है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये खादर मांझी नामक स्थान पर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में खादर मांझी नामक स्थान पर यमुना एंटर करती है और आगे चलकर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को छोड़ भी देती है। फिर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। हरियाणा में ये प्रवेश करती है हिमाचल को छोड़कर ताजेवाला नामक स्थान पर। ठीक है। और इसको कालिंदी नाम जो है वो दिया गया है, वैदिक नाम इसका कालिंदी है। सबसे छोटी नदी हिमाचल की ये आती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही दी गई है। आगे बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग रूलर ऑफ सुकेत इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये भी एचएस का ही क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाए, आते हो तो किए, नहीं आते हो तो छोड़ दिए, सीधी सी बात है। क्योंकि इन क्वेश्चंस में एक तो क्वेश्चन होता है कि जिसमें तुक्का लगने की 70-80% चांसेस होते हैं। अब इन क्वेश्चंस में तो तुक्का लगने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। तुक्का लगने के चांसेस क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की राजाओं को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज करो, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम जो है वो याद रहते हैं। हाँ जी, हम बात करते हैं भीमचंद। यहाँ पर भीमसेन, रुद्रसेन, उग्रसेन, लक्ष्मण सेन जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली एक सिंपल सी बात थी कि सुकेत की ही एक शाखा है मंडी, ये पहले ध्यान रखें। और सुकेत के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि इसके संस्थापक और इसके अंतिम राजा। सुकेत की स्थापना जो है वो राजा वीरसेन के द्वारा की गई है। और इस रियासत के जो अंतिम शासक थे वो लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन सुकेत के अंतिम शासक थे। तो ये आएगा सबसे लास्ट में, ये चौथे नंबर पर ही जो है वो आएगा। अब भीमसेन, रुद्रसेन और उग्रसेन जो है वो दिया गया है। हम बात करते हैं यहाँ पर भीमसेन की, रुद्रसेन की और उग्रसेन की।
तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है भीमसेन। भीमसेन जो था वो राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सेन से पहले। 1908 से 1919 तक 1908 से 1919 तक जो था ये यहाँ के राजा थे, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, और उसके बाद रुद्रसेन और विक्रमसेन का उग्रसेन का नाम है। तो रुद्रसेन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1876 में राजा हुआ करते थे सुकेत के। उग्रसेन की अगर हम बात करते हैं कि उग्रसेन जो था वो कब हुआ करते थे, तो ये 1838 से 1876 तक जो था वो हुआ करते थे। सबसे पहले आए यहाँ पर उग्रसेन, सबसे पहले उग्रसेन आए, तो सबसे पहले हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तीसरे के बाद जो है वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रुद्रसेन वाला, और उसके बाद जो है वो भीमसेन वाला, और उसके बाद जो है वो लक्ष्मण सेन वाला। तो तीसरा दूसरा पहला चौथा, तीसरा दूसरा पहला चौथा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है आपका। हम बात करें अगर सुकेत रियासत के बारे में थोड़ी सी और, तो यहाँ पर जो उग्रसेन दिया गया है, उग्रसेन के समय में 1839 में विघ्न के द्वारा सुकेत की यात्रा जो था वो की गई थी। उग्रसेन के बारे में ये ध्यान रखें। यहाँ पर भीमसेन दिया गया है। भीमसेन के कार्यकाल के दौरान जो है वो बनेड़ में एक किंग एडवर्ड हॉस्पिटल जो था वो खोला गया था, और मंडी से सुकेत तक एक मोटर सड़क मार्ग का निर्माण भी किया गया था। और ये जो रुद्रसेन है, रुद्रसेन 1876 में राजा बने थे। इनको जो है वो जालंधर के कमिश्नर थे कर्नल डेविस, इन्होंने राजगद्दी पर जो था वो बिठाया था। बाकी इनके बारे में कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, परंतु ये ध्यान रखें कि ये जो है वो लास्ट का जो उनका टाइम था उसमें ये कुछ टाइम तक लाहौर में रहे और फिर जालंधर में रहने लगे और होशियारपुर में बस गए थे लास्ट में जाकर, और 1887 में इनका देहांत जो था वो हो गया था। ठीक है जी, तो ये सब आप इन राजाओं के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं गिवन आर 2 स्टेटमेंट्स, हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ग्लेशियर्स के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर वाज फर्स्ट सर्वेड बाय वॉकर एंड पॉस्को इन 1906, कि इसको सबसे पहली बार 1906 में वॉकर और पॉस्को के द्वारा जो है उसका सर्वे जो था वो किया गया था। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि बड़ा सिगड़ी इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, की बड़ा सिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो आता है। तो हमने बहुत बार बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर के बारे में पढ़ा है, पेपर होने से पहले भी पढ़ा है और पेपर होने के बाद में भी पढ़ा है, कि सबसे पहली बार इसको जो था वो वॉकर और पॉस्को के द्वारा 1906 में जो था वो सर्वे इसका किया गया था। पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही है, और हिमाचल का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये बात आप भली भांति जो है वो जानते हैं। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही यहाँ पर दी गई है। अगर हम बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर की बात करते हैं तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर को अलग अलग टाइम में जो है वो अलग अलग जो माउंटेनर थे उनके द्वारा जो है उसका सर्वे किया गया। 1936 में इस ग्लेशियर के द्वारा जो है वो चंद्रा घाटी में भारी तबाही जो था वो मचाई गई थी, और कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो चंद्रताल झील देखने को मिलती है वो इसी के परिणाम स्वरूप जो था वो बनी थी। इसको जो है वो 1956 में पहली बार कुछ महिला पर्वतारोहियों के द्वारा इसके ऊपर विजय प्राप्त की गई थी। 1958 में स्टीफेंस के द्वारा और 1970 में मेजर बलजीत सिंह के द्वारा यहाँ पर सफलतापूर्ण इसका जो है भ्रमण किया गया था। ये बातें ध्यान रखनी है आपने। और बड़ा सिगड़ी हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी पता चल गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन इसका पहला ही सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास बिल्कुल सत्य जो है वो यहाँ पर लिखी गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहले बोलते हैं मंडी वाज फर्स्ट स्टेट इन शिमला हिल स्टेट इन विच पंचायती राज एक्ट वाज पास्ड, की शिमला हिल राज्य में मंडी पहला राज्य था जहाँ पर पंचायती राज कानून जो है वो पास किया गया था। पहली स्टेटमेंट में ये बोलते हैं। दूसरे में बोलते हैं ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट लाला लाजपत राय नेवर विजिटेड मंडी, की फ्रीडम मूवमेंट के दौरान लाला लाजपत राय के द्वारा मंडी कभी भी विजिट नहीं किया गया था। तीसरी में बोलते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिड नॉट स्टार्ट इन हिमाचल प्रदेश, की जो असहयोग आंदोलन था ये हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ नहीं हुआ था। और चौथी में बोलते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर फ्रॉम शिमला कंडक्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, कि इनके द्वारा जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कंडक्ट किया गया था। यहाँ पर स्टेटमेंट भी देख लो कि किस तरह से दी गई हैं आपके पास स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये तो आपने देख लिया ना कि यहाँ पर किस तरह की स्टेटमेंट जो है वो दी गई हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास सही जो है वो दी गई है। हम चौथी स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करेंगे। ये जो राजकुमारी अमृत कौर थी ना, ये शिमला से थी और इन्होंने जो है वो यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज किया था, कंडक्ट किया था। ये बात बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जब अरेस्ट भी हो गए थे उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाए रखा था। और
राजकुमारी अमृत कौर जो है बाद में चलकर 1947 में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी जो था वो चुनी गई थी। पहली स्वास्थ्य मंत्री भी ये बनी थी। इनका जन्म 1889 में हुआ था और लखनऊ में इनका जन्म जो था वो हुआ था। कपूरथला के शाही परिवार आलूवालिया से ये संबंध जो था वो रखती थी और राजा सर हरनाम सिंह की ये बेटी जो था वो हुआ करती थी। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए कि जब 1952 में इलेक्शन हुए थे तो 1952 में ये हिमाचल से जो है वो महासू उस टाइम एक लोकसभा सीट हुआ करती थी, संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ से ये लोकसभा में जो था वो चुनी गई थी और 1964 में इनका देहांत हो गया था। तो चौथी स्टेटमेंट तो सही है। अब बोलते हैं तीसरी स्टेटमेंट में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिड नॉट स्टार्ट इन हिमाचल प्रदेश। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हिमाचल प्रदेश में हर एक मूवमेंट का प्रभाव देखने को मिला था, चाहे वो गदर पार्टी उस टाइम बनाई गई, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उन सब का प्रभाव हिमाचल में देखने को मिला था। तीसरी स्टेटमेंट गलत है। और बोलते हैं ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट लाला लाजपत राय नेवर विजिटेड मंडी, कि लाला लाजपत राय के द्वारा मंडी कभी विजिट नहीं किए गए थे। नहीं, गलत बात है। लाला लाजपत राय ने मंडी विजिट किया था। लगभग 1906 के करीब हम पढ़ते हैं कि 1906 के करीब ये मंडी की यात्रा पर जो है वो आए थे। 1906 के करीब जो था वो लाला लाजपत राय के द्वारा जो था वो मंडी की यात्रा की गई थी। तो ये बात गलत हो गई, आपकी तीसरी और दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट बचती है कि मंडी वॉज फर्स्ट स्टेट। यहाँ पर देखिए, मंडी वॉज फर्स्ट स्टेट इन शिमला हिल्स स्टेट इन विच पंचायती राज एक्ट वॉज पास्ड। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मंडी जो है वो शिमला हिल पहाड़ी राज्यों में पहला ऐसा राज्य था जहाँ पर पंचायती राज था वो व्यवस्था लागू की गई थी। तो चौथी और पहली स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो सही हो गई, बाकी की दूसरी और तीसरी गलत है। क्यों गलत है वो हमने जान लिया, सही वाली क्यों सही है वो भी आपको पता यहाँ पर चलता है। तो इसका चौथा और पहला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, चौथा और पहला ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अबाउट हाउ मेनी ईयर्स एगो मैन लाइव्ड इन फुट हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि लगभग कितने साल पहले मनुष्य ने हिमाचल की तलहटी में रहना स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन हमने इससे पिछले मिशन अलाइड के एडिशन में पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन, और डिटेल से मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था। अभी आप कमेंट कर अपना आंसर बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। और टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @allexam31 सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।